हाय गाइस, नमस्कार। मैं सैयद रामस्वरूप जहांगीर और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम कक्षा 11th और 12th की बायोलॉजी की कक्षाओं का अध्ययन करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि हमारा देश जो है आज एक बड़े संकट से गुजर रहा है और आप और हम सब मिलकर अपने घर पर रहकर प्रशासन की इस संकट से उबारने में मदद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें तथा अपनी स्टडी जो है वो घर पर ही चालू रखें। तो आपकी स्टडी को बरकरार रखने के लिए और आप तक बायोलॉजी से संबंधित कंटेंट पहुंचाने के लिए हमने अपना ये यूट्यूब चैनल चालू किया है। तो इसके अंदर हम बायोलॉजी का जितने भी 11th और 12th के जितने चैप्टर हैं उनका थोड़े वीडियोज़ के रूप में अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन। क्लास 12th एनसीईआरटी क्लास 12th बायोलॉजी का है। और मैं आपको बता दूं कि 12th क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन जो है हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला पार्ट है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो आप जानते हो कि पादपों का सबसे विकसित वर्ग जो है वो एंजियोस्पर्म है और इस एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन के बारे में हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे। और दूसरा पार्ट जो अपना 12th में रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। और इन दोनों के बारे में डिटेल से अध्ययन करने से पहले हम कुछ जनरल कॉन्सेप्ट रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जनरल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा क्लास 11th में, यानी हम थोड़ा रिवाइज क्लास 11th का करेंगे। क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लेसन में हमने देखा था कि इस धरती पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग या सजीव जगत क्या है। तो वहां हमने देखा था कि सजीवता के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और वो सारे कैरेक्टर जैसे गति है, वृद्धि है, जनन है, उपापचय है। और इन कैरेक्टर यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर होंगे और उन्हीं कैरेक्टर्स में से कुछ कैरेक्टर्स बनेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या होते हैं, थोड़ा सा बता दूं आपको कि डिफाइनिंग कैरेक्टर जो है या हम इनको परिभाषित करने वाले लक्षण कहेंगे। तो डिफाइनिंग कैरेक्टर यानी वो कैरेक्टर होंगे जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होंगे विदाउट एनी एक्सटेंशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं उन सब में वो कैरेक्टर लागू होना चाहिए, उसका कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है तो हम उसको डिफाइनिंग कैरेक्टर कहेंगे। और इसी डिफाइनिंग कैरेक्टर में एक कैरेक्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन, जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इन्हीं कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर रिप्रोडक्शन है। और यहाँ पर कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है या डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो है लेकिन उनका डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। तो जैसे इन्हीं में से जो कैरेक्टर, जो मुख्य कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको हम रिप्रोडक्शन कह रहे हैं, क्या मतलब होता है रिप्रोडक्शन का? जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रिप्रोड्यूस करना, अर्थात प्रोड्यूस ऑफ देयर काइंड ऑन काइंड, प्रोड्यूस ऑफ देयर ऑन काइंड मतलब कि अपने समान संतति उत्पन्न करना। सभी सजीवों का ये विशिष्ट लक्षण है कि सभी सजीव जो है वो अपने ही समान प्रोजेनी उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि हाथी का जो बच्चा होता है वो हाथी के जैसा होता है, इसी तरीके से ऊंट का बच्चा जो होता है, ऊंट का प्रोजेनी जो होता है वो ऊंट जैसा होता है, बिल्ली का प्रोजेनी बिल्ली जैसा होता है। तो सभी जीव जो है अपने समान प्रोजेनी उत्पन्न करते हैं और इन्हीं प्रक्रिया को जो हम रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। तो अब देखो कि रिप्रोडक्शन जो है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि मुख्य कैरेक्टर तो है लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों नहीं है। इसको समझो कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक। तो आपने 11th में पढ़ा था कि एसेक्सुअल जो होता है वो लोअर
ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी लोअर ऑर्गेनिज्म में मुख्य प्रजनन की क्रिया होती है, जबकि सेक्सुअल जो होता है वो हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो कहने का मतलब हायर ऑर्गेनिज्म में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने 11th में पढ़ा था कि कुछ प्राणी जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, मोनेरा, इन प्राणियों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा यानी विखंडन के द्वारा या फ्यूजन के द्वारा होता है। तो फिजन के द्वारा। अब यहाँ समझो कि फ्रेगमेंटेशन और ये दोनों जो प्रोसेस है वो एक तरीके का डिवीजन है, विभाजन है। तो अगर विभाजन के द्वारा ये जीव अपने प्रोजेनी उत्पन्न कर रहे हैं तो यहाँ हमें ये नहीं पता चलता है कि यहाँ विभाजन हो रहा है और इसी प्रोसेस से ये गुणन भी करते हैं तो वृद्धि हो रही है। तो कहने का मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ डिवीजन होता है और डिवीजन के द्वारा जो है ये अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो हम यहाँ क्लियर नहीं हो पाते कि ये जनन कर रहे हैं या इनका गुणन हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्राणियों में ही कुछ प्राणी जैसे खच्चर, आप जानते हो कि खच्चर जो घोड़े और गधे के संकरण से बनता है और ये स्टेराइल होता है, आगे ये प्रजनन नहीं कर सकता। इसी तरीके से मधुमक्खियों के अंदर, मधुमक्खी के अंदर एक प्रभेद होता है श्रमिक, वो भी स्टेराइल होते हैं, वो भी प्रजनन नहीं कर सकते, प्रोजेनी उत्पन्न नहीं कर सकते। और इसी तरीके से कुछ दंपतियां जिनकी संतानें नहीं होती है, तो क्या हम उनके लाइफ टाइम में ये थोड़ी कहते कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो क्योंकि उनकी संतानें नहीं है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है ही। तो इस तरीके से ये अपवाद होने के कारण हम रिप्रोडक्शन को एक ये मतलब सजीवता का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं कह सकते। रिप्रोडक्शन एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर जरूर है सजीवता का। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं। अब मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, तो हम पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि जो बातें सेक्सुअल में है वो एसेक्सुअल में नहीं होगी, तो आप दोनों में अंतर कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें दो प्रोसेस होती है, एक होती है गेमेटोजेनेसिस और दूसरी होती है फर्टिलाइजेशन। तो देखो गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है कि गेमेट का निर्माण, हमारी जो जनन कोशिकाएं होती है उनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों के निर्माण की क्रिया को हम गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। और यहाँ पे आपने पढ़ा था 11th में कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस के द्वारा यहाँ गेमेट बनते हैं और इन गेमेट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो जनन कोशिका का हाफ होता है या आधे होते हैं। ये गेमेट बनने के बाद में इन गेमेट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है जो आपने पढ़ा है। और जाइगोट में क्या होता है कि वापस 2n स्टेप जो है स्टेज जो वापस रिस्टोर हो जाती है, कहने का मतलब क्रोमोसोम वापस 2n हो जाते हैं या डबल हो जाते हैं, अपने उसी फॉर्म में आ जाते हैं। अगर ये दो प्रोसेस किसी जनन में होती है तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। पहले गेमेटोजेनेसिस, इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस में मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इसलिए इस जनन को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, जिससे गेमेट बनेंगे और गेमेट में फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। अगर ये दोनों प्रोसेस किसी डिवीजन में नहीं होती है तो हम उसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो यहाँ थोड़ा सा मैं आगे इनको थोड़ा डिटेल से डीपली आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो आप सुनिए ध्यान से और समझिए कि कभी भी बायोलॉजी जो है अगर आप पढ़ते हो तो बायोलॉजी को इवोल्यूशन के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो नथिंग बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन लाइट ऑफ इवोल्यूशन, कि बिना इवोल्यूशन के साथ में अगर आप अध्ययन की बायोलॉजी पढ़ोगे तो आप वो सेंस नहीं बना पाओगे। बायोलॉजी इजी है, उसको पढ़ने का जो तरीका है वो इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं बताऊं कि हम
जो है उत्सर्जन के आधार पे हम यूरियोटेलिक है, जबकि हमारे अंदर प्राइमरी जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होता है वो अमोनिया होती है। इसी तरीके से लोअर अगर हम जीवों की बात करें तो उन जीवों के अंदर मेन जो उत्सर्जित पदार्थ या ऑक्सीडेटरी जो पदार्थ होते हैं वो कंपाउंड जो अमोनिया होते हैं। तो हमारे में भी अमोनिया ये प्राइमरी तो, लेकिन वो डायरेक्टली अमोनिया के रूप में सीक्रेट करते हैं और हम क्या करते हैं कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं और यूरिया के रूप में हम जो बाहर उत्सर्जित करते हैं। तो क्यों बनाते हैं यूरिया? क्योंकि हमारे अंदर वाटर को कंजर्व करना है, वाटर को संरक्षित करना है। क्योंकि हम जमीन पे रहते हैं, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है और उसको शरीर के अंदर बनाए रखना है। इसी तरीके से अगर और आगे बात करो तो बर्ड्स के अंदर यूरिक अम्ल होता है, तो यूरिकोटेलिक प्राणी हो गई वो, तो वो और ज़्यादा वाटर को कंजर्व करते हैं। तो ये इवोल्यूशन है। इसी तरीके से हायर ऑर्गेनिज्म में जो है वो डेवलपमेंट हुआ है इवोल्यूशन के साथ में, और जो कुछ जितनी भी प्रोसेस है वो थोड़ी उनके अंदर मतलब जो है वो डेवलप हुई है सारी की सारी। इसी तरीके से हम बात करें तो फिशेज में 2 चैम्बर हार्ट होता है। इसी तरीके से एम्फीबियंस होते हैं उनमें 3 चैम्बर होते हैं, रेप्टाइल में 3.5 होता है और क्रोकोडाइल के बाद में आगे 4 चैम्बर हुए। तो 4 चैम्बर होने का मतलब है कि ऑक्सीजनिक और डीऑक्सीजनिक ब्लड को सेपरेट करना और हाई पार्टिकल प्रेशर के साथ में टिश्यू लेवल तक जो है उसको पहुंचाना ये जरूरी है। और इसी तरीके से इवोल्यूशन के साथ में ये अंगों का विकास हुआ। तो अगर आप इस तरीके से इवोल्यूशन के हिसाब से पढ़ते हो तो बायोलॉजी एक साइंस के रूप में आपको समझ में आती है। तो यहाँ समझो कि अगर आप इवोल्यूशन के रूप में देखोगे तो आपने डार्विन का एक नियम पढ़ा था जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। थोड़ी सी हटके बात कर रहा हूं लेकिन आपको इससे जोड़नी है। तो देखो नेचुरल सिलेक्शन में आपने पढ़ा था कि प्रकृति चयन करती है। हम में से कई ऐसे मानते हैं कि प्रकृति जो है वो कि मतलब जो चीज़ों को बढ़ावा देती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि नेचर डज नॉट इम्प्रूव एनीथिंग। प्रकृति किसी को भी बढ़ावा नहीं देती। नेचर सिलेक्टेड द बेस्ट वेरिएंट, अर्थात नेचर जो है वो अच्छे वेरिएंट्स जो होते हैं उनको सिलेक्ट करती है। हर एक को मतलब वो सारी अनुकूलता देती है, हर एक को सब मौके देती है अपने प्रोजेनी बढ़ाने के, जीवन संघर्ष के, लेकिन उनमें से जो बेस्ट वेरिएंट है उनको नेचर सिलेक्ट करती है। तो यहाँ पे देखो कि अगर हम सेक्सुअल असेक्सुअल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि ये हायर ऑर्गेनिज्म में होते हैं और ये लोअर या छोटे जीवों में होते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हायर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो हायर तो विकसित है और उनके अंदर ही हो रहा है तो एसेक्सुअल तो विलुप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना कि नेचर जो है ऐसा कभी नहीं है कि अगर कोई ज्यादा डेवलप हो रहा है तो लोअर जो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर उनमें वो एडवांटेज है उस वातावरण में रहने के, उस वातावरण की एडेप्टेशन है तो वो बिल्कुल जिएगा। आपको बता दूं कि इस धरती के पहले जीव बैक्टीरिया थे, आज भी है। सबसे ज्यादा डायवर्सिटी जो मेटाबॉलिज्म की पाई जाती है वो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया में पाई जाती है। आर्किबैक्टीरिया जो इस धरती पे पहले जीव के रूप में माना जाता है वो आज भी जिंदा है, इस बात को ध्यान रखना। तो कभी भी लोअर ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं होते हैं। हाँ, ऐसा है कि अगर लोअर ऑर्गेनिज्म में और कुछ एडवांटेज है तो आगे चल के वो हायर ऑर्गेनिज्म के रूप में बढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर उनमें एडेप्टेशन है, एडवांटेज है तो इस धरती पर बने रहेंगे। अब यहाँ समझो कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आज चल रहा है, एसेक्सुअल भी आज चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कोई एडवांटेज होंगे इन दोनों के, जिसके कारण जीव आज ये दोनों प्रकार के प्रजनन करते हैं। समझो क्या क्या एडवांटेज है। यहाँ देखो कि पहले मैं आपको एसेक्सुअल के एडवांटेज बता रहा हूँ कि इनमें कौन कौन से एडवांटेज है। तो समझो यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 प्रोसेस होती है और ये 2 प्रोसेस लंबी चलती है और लंबी चलने के कारण इसमें समय ज्यादा लगता है। ये दोनों एसेक्सुअल में मैंने अभी आपको बताया था कि ये दोनों नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फास्ट प्रोसेस है, अपने प्रोजेनी के नंबर इंक्रीज करने की ये फास्ट प्रोसेस है। इसमें तेजी से प्रोजेनी बनाए जाते हैं, ज्यादा संतानें उत्पन्न की जाती है। तो पहला एडवांटेज तो ये हो गया। अगर एडेप्टेशन है, अगर अनुकूल परिस्थितियां चल रही है, फेवरेबल कंडीशंस है, तो हर जीव ये चाहेगा कि उसकी ज्यादा से ज्यादा संतानें हो। तो लोअर ऑर्गेनिज्म के जो प्राणी होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा फेवरेबल कंडीशंस में तुरंत प्रजनन करके और अपनी संख्या इंक्रीज करते हैं। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एडवांटेज है। अब अगर मैं बात करूं कि
हायर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इनके अंदर कौन कौन से एडवांटेज है? तो यहाँ देखो सबसे पहला एडवांटेज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो होता है कि इन प्राणियों में या जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें एक प्रोसेस होती है मियोसिस, जो गेमेटोजेनेसिस के दौरान होती है। और यहाँ मैं बताऊँ आपको कि मियोसिस के दौरान प्रोफेज फर्स्ट की टेकाइटिन, इस अवस्था में एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि मियोसिस जो है उसके दौरान, मियोसिस फर्स्ट जो है इसके दौरान जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था होती है, इस अवस्था के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, इन होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं उनके बीच में जीनों का आदान प्रदान होता है। तो ये मान लो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है और यहाँ पर ए जीन है, यहाँ स्मॉल है, यहाँ बी है, यहाँ स्मॉल बी है और यहाँ सी है, तो ये स्मॉल सी है। इनके बीच में जो है वो एक्सचेंज होता है सेगमेंट का। तो इस सेगमेंट के एक्सचेंज के दौरान जीनों का आदान प्रदान हो जाता है, और जब जीनों का आदान प्रदान होता है तो आप जानते हो कि जीनों के आदान प्रदान से जो है वो लिंकेज टूटेगी। यानी कहने का मतलब कि पहला काम ये करता है कि लिंकेज को तोड़ता है, सहलगिनता को तोड़ता है। सहलगिनता में जो क्रोमोसोम होते हैं, वो जो जीन होते हैं, वो ऐसे के ऐसे ही अगली पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन ये जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो क्या करता है कि सहलगिनता को तोड़ेगा। दूसरा काम, इस दौरान जो है ये ध्यान रखना कि कोई भी नए एलील इंट्रोड्यूस नहीं होते, यानी क्रॉसिंग ओवर नए एलील को इंट्रोड्यूस नहीं करता। तो करता क्या है, ये अवेलेबल जेनेटिक जो रिसोर्स है रिसफल करके अमाउंट ऑफ वेरिएशन को बढ़ाता है। यानी कहने का मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल है उसी को ही रिसफल करेगा और वेरिएशंस को बढ़ाएगा। तो वेरिएशंस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, यानी विभिन्नताएं आएगी। और अगर विभिन्नताएं इंक्रीज होगी तो आपको पता है कि यही विभिन्नता जो है वो रॉ मेटेरियल के रूप में काम आएगी, और अगर ये विभिन्नता रॉ मेटेरियल के रूप में आएगी तो क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन, जो आपने डार्विन के नियम में पढ़ा था कि जितनी ज्यादा विभिन्नताएं होगी उतना ही नेचुरल सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब कि वेरिएशंस ज्यादा है और बाय चांस अनफेवरेबल कंडीशंस हुई है, जाति खतरे में है, तो इन वेरिएशंस में से ही कुछ में ऐसे एडवांटेज होंगे जिनको नेचर सेलेक्ट कर लेगी और उनको प्रोजेनी उत्पन्न करेगी, रिप्रोड्यूस का मौका देगी और फिर वो आगे सर्वाइवल करेगी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है सेक्सुअल का, जिसमें वेरिएशंस की मतलब जो है वो अमाउंट बढ़ता है। और वेरिएशंस का अमाउंट बढ़ने से क्या होगा कि अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो है वो कोई ना कोई एक वेरिएशंस के अंदर एडवांटेज आएगा और उसको नेचर जो मौका देगी और उसको जो है वो रिप्रोड्यूस करने का मौका देगी, तो वो जाति जो है सर्वाइव करेगी। तो कहने का मतलब कि नई जातियां बढ़ती है, तो ये एडवांटेज हो गया इसका। दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि आप जानते हो कि हमारा जो डीएनए है, यहाँ देखो हमारा जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, और डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर जो है यहाँ आपको पता है कि नाइट्रोजनी बेस कॉम्प्लीमेंट्री बेस होंगे। तो यहाँ मान लो एडेनिन है तो थायमिन है तो एडेनिन, गुआनिन है तो साइटोसिन तो यहाँ पे गुआनिन। अगर बाई चांस यहाँ से कोई एक नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड है वो अगर मान लो यहाँ से डैमेज हो गया, तो ये डबल स्ट्रैंड डीएनए का ही मतलब जो है वो फायदा है कि यहाँ पे अगर कोई नाइट्रोजनी बेस डैमेज होता है तो इसके कम्प्लीमेंट्री यहाँ दूसरा लगा दिया जाता है, इसकी रिपेयरिंग कर दी जाती है। अगर बाय चांस मान लो कि दोनों पूरा पेयर ही डैमेज हो गया, तो पेयर डैमेज हो जाता है तो क्या होता है कि मियोसिस के दौरान साइनेप्सिस होता है, और साइनेप्सिस में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम आएंगे नजदीक और इनके बीच में जो है पेयरिंग होती है, और पेयरिंग के दौरान जो है एक पैटर्नल होगा और एक मैटरनल होगा। तो इस पेयरिंग के दौरान जहां जो नाइट्रोजनी बेस जो है उसका पेयर का डैमेज है तो उसको सुधार दिया जाएगा, इसको हम कहेंगे साइनेप्सिस।
तो इस तरीके से 3 एडवांटेज जो है इसके हो गए। सबसे पहला एडवांटेज जो है वो एसेक्सुअल का था, जिसमें वो जल्दी जल्दी जो है वो संततियों को बढ़ाते हैं। दूसरा सेक्सुअल का सबसे पहला क्रॉसिंग ओवर। दूसरा डैमेज, अगर एक बेस डैमेज हो जाता है तो डबल स्टैंड डीएनए इसको सुधार लेता है। तीसरा, अगर पूरा बेस का पेयरिंग जो है मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सारी अगर डैमेज हो जाए तो साइनेप्सिस के द्वारा, म्यूसिस के द्वारा इनको सुधार दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो कुछ एडवांटेज है। इन एडवांटेज के कारण ही आज जो है वो जातियाँ अभी भी आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। तो गाइस, आज का वीडियो जो है वो मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका लाइक, सब्सक्रिप्शन मिलेगा, आपका जो प्रोत्साहन मिलेगा तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में डालें या मेरे पर्सनल नंबर पे आप जो कमेंट में लिख दें, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।